हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र देख रहे थे और आज हम लोग जो है पार्ट 4 देखने वाले हैं। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे पार्ट 4 लिखा हुआ है और जीएस पेपर 3 का हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं, यानी हम लोग ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है? 15 क्वेश्चंस को देख चुके हैं, समझ चुके हैं और आपको इस सीरीज़ के बारे में अगर जानना है, तो हमारी जो पहली वीडियो आई है, उसको देखिए तो आप समझ जाएँगे कि हम ये सीरीज़ क्यों चला रहे हैं, ठीक है? तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, वो 2 पार्ट में बँटा हुआ है। यहाँ देख रहे होंगे आप 16 नंबर जो क्वेश्चंस है, उसमें का जो पार्ट 1 है का नंबर से और दूसरा पार्ट है खा नंबर से। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ए और बी है, ठीक? और एक बात और समझ लीजिए कि इस प्रश्न में आपको केवल 100-100 शब्द में आंसर देने हैं, ठीक है? 100-100 शब्द के मतलब कि उत्तर लिखने हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल 10 मार्क्स में 200 शब्द आपको हो जाएँगे, ठीक है? मतलब ये भी 100 और ये भी 100। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन्स आते थे, तो इस तरह से लिखने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। लेकिन हालाँकि अब जो है पैटर्न जो है बदल गया है। आपको पता होगा कि यूपीएससी अब क्या कर रहा है कि 10 क्वेश्चन्स वो क्या कैसे पूछता है 150 शब्दों में। आपने अगर पेपर देखा होगा, अभी जो आ रहा है 2014-15 के बाद से, उसमें 20 क्वेश्चन्स होते हैं। पहले कितने होते थे? मतलब 2013 में जब मेंस आया था तब 25 क्वेश्चन्स थे और सारे 200 मार्क्स के। मतलब 200 शब्दों के, माफ़ कीजिएगा 200 शब्दों के और 10-10 मार्क्स के, ठीक है? 10-10 मार्क्स, या इसको अंक लिख सकते हैं हिंदी में, अंक, ठीक है? और 200 शब्द, ये पहले की व्यवस्था थी, ये पहले का फॉर्मेट था यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। अभी क्या है, 10 क्वेश्चन्स यूपीएससी पूछता है 150 शब्द के, जिसका मार्क्स कितना होता है? 10 मार्क्स, ठीक है? और 10 क्वेश्चन्स पूछता है कितने के? 250 शब्दों के। इसके कितने मार्क्स डिसाइड किया यूपीएससी ने? 15 मार्क्स। तो इस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं केवल 20, ठीक है? तो शब्द सीमा वही है, देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन्स हो गए आपके कितने के? 1500 शब्द, ठीक? और ये 250 शब्द के एक क्वेश्चन के हिसाब से 10 प्रश्न कितने हो गए? 2500 शब्द, ठीक है? मतलब 2500 शब्द। अगर देखोगे टोटल तो 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं। लगभग-लगभग 4000 शब्द। अब बिल्कुल आप काउंट करने के लिए मत बैठ जाना कि सर 4000 शब्द एक्यूरेट ही लिखना है। आपका मतलब अगर आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी राइटिंग के हिसाब से 150 शब्द कितने पेज में भर जाएगा। मैंने ये पहले भी चर्चा की हुई है कि किस तरह से लिखते हैं आंसर। और अगर आंसर राइटिंग सीखनी है आपको, तो इसी आपको यूट्यूब चैनल में हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आंसर राइटिंग का, वहाँ आप सीख सकते हो, ठीक? तो यहाँ 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं और यहाँ कितने थे? अगर 2-200 शब्दों को देखोगे, कितने से? 25 क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स के 200 शब्द के अगर 25 क्वेश्चन देखोगे कितने शब्दों के हो जाएँगे? तो 2000 शब्द के जो है 10 क्वेश्चन, फिर 2000 शब्द के 10 क्वेश्चन और लास्ट में 1000 शब्द के 5 क्वेश्चन। तो यहाँ 5000 शब्द लिखने पड़ रहे थे, ठीक है? अगर मोटा-मोटा अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग-लगभग 5000 शब्द लिखने पड़ रहे थे 3 घंटे में, जो कि एक बहुत बड़ा चुनौती था। लेकिन यूपीएससी ने बाद में जो है इसको 4000 शब्द किया और अगर मैंने सही काउंट किया तो देख लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि 2000 शब्द 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन 2000 शब्द, फिर 5 क्वेश्चन 1000 शब्द। आई थिंक इतना ही होगा 5000 शब्द और यहाँ कितना हो गया 4000 शब्द, ठीक है? तो थोड़ा बदलाव हुआ है, यूपीएससी ने बाद में इस चीज़ को सोचा, क्योंकि अगर आप एसे का पेपर देखोगे तो एक एसे लगभग 1000 से 12 शब्द का आता है। 1000 से 1200 शब्द, ठीक है? और आपको पता होगा कि 2 एसे लिखने होते हैं, तो 2 एसे कितने हो गए? मैक्सिमम 2400 शब्द और 2400 शब्द लिखने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। तो एसे के लिए आपके पास बहुत सारा समय मिलता है, मतलब एसे आप आराम से भी लिखोगे तो भी आप दोनों एसे खूब अच्छे से लिख लोगे। और यहाँ पे आपके जीएस में 4000 शब्द लिखने हैं, तो ये एक चुनौती है। इसलिए जीएस के पेपर पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करके चलिएगा। ऐसे तो आपके लगभग-लगभग हो ही जाते हैं, इसीलिए मैं अभी इस यूट्यूब के जो प्लेटफ़ॉर्म में अभी तक एसे पे कोई चर्चा नहीं की है। हम लोग जल्द ही एसे पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बात आपको समझाने के लिए हमने बता दी, क्योंकि कई सारे नए एस्पिरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कितने शब्द सीमा लिखने की आपके पास क्षमता या कौशल होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। 1 सेकंड में इसको हटा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है? तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है? इसका पहला पार्ट कि आंगुलिक हस्ताक्षर। अब हिंदी कई बार जो है आपको हो सकता है कठिनाई पैदा करे, तो आपको सीधा इंग्लिश को देखना है। हालाँकि यूपीएससी कई जगह इंग्लिश को मेंशन कर देता है, लेकिन अगर जैसे मेंशन नहीं किया तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाला
टर्म जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ यूपीएससी ने खुद हिंदी वाले ही क्वेश्चंस में ही इंग्लिश शब्द दे रखा है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो है पहला पार्ट इन्होंने पूछा क्वेश्चंस में कि डिजिटल हस्ताक्षर या कह सकते हो आंगुलिक हस्ताक्षर क्या होता है, ठीक। फिर आगे पूछ रहा है इसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है। 2 क्वेश्चंस हो गए। फिर अगला फिर इसी में जोड़ रहा है आंगुलिक हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर की प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताएं बताइए। कुल मिला के आपको विशेषताएं ही बतानी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डिजिटल सिग्नेचर तो मुझे पता है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा भ्रम भी होगा, क्योंकि डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में अंतर होता है। जैसा आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब हो गया कि हम जो है किसी टच मोबाइल में या टच पेन पैड में हमने हस्ताक्षर अपना कर दिया। मान लीजिए हमारा नाम सुधीर है, तो हमने सुधीर लिख के ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा डिजिटल हस्ताक्षर। लेकिन आप गलत हैं, ठीक है। यहाँ ये डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर हुआ। अब ये आपको समझना होगा कि डिजिटल हस्ताक्षर होता क्या है। तो यहाँ मैंने एक चीज़ लगाई हुई है, पहले समझ लो, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जो है समझ नहीं पाते कि डिजिटल हस्ताक्षर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर क्या है, और जो हम लोग जो है फिजिकली हस्ताक्षर करते हैं वो क्या है, भौतिक हस्ताक्षर। अगर आप कॉपी पेन में करोगे तो उसको हम जो है भौतिक हस्ताक्षर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक किसी माध्यम से हस्ताक्षर कर रहे हो, पेन के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक पेन के द्वारा या उंगली के द्वारा, तो उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर अलग होता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एक लॉक प्रक्रिया होती है। अब ये कैसे काम करता है, यहाँ आप देखो, ये हस्ताक्षर कब काम करता है, जब आप कोई अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपनी फाइल या अपनी पीडीएफ किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हो, ठीक। ये काफ़ी चर्चा में आया था 2013 के आसपास, क्योंकि उस समय ये काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि उस समय दुनिया इंटरनेट की दुनिया में आई थी। भारत में बहुत सारे इंटरनेट के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, तो ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को फाइल भेजना चाहता है, और वो फाइल बीच में कोई ना चुरा ले या बीच में चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिजिटल हस्ताक्षर सिस्टम लागू किया, डिजिटल सिग्नेचर। अब ये करता क्या, जो साइनर है वो डाटा भेजना चाह रहा है, समझना इसको, ठीक। तो वो क्या करेगा, एक इनक्रिप्ट कर देगा प्राइवेट की के द्वारा, एक जो है प्राइवेट की के द्वारा इसको लॉक कर देगा इस फाइल को। और ऑलरेडी साइनर जो है उस लॉक को खोलने के लिए एक अलग से पब्लिक की दे रखा होता है। वो तभी खुलेगा जब ये डिजिटल हस्ताक्षर उसके द्वारा, जो मतलब मेन उद्देश्य उसको भेजना कहाँ पे है, जिसको भेजना चाह रहा है उसके पास पब्लिक की होगी। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से समझ लो। अब इसने लॉक लगा दिया, इसने एक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर 2 तरीके से बँटा होता है, एक तो प्राइवेट आपका की होती है, प्राइवेट की, और दूसरा होता है पब्लिक की, ठीक है। या प्राइवेट पब्लिक की, पीके लिख दिया मैंने, तो यहाँ प्राइवेट हो गया, ये पब्लिक हो गया, ठीक। तो प्राइवेट की के द्वारा ये क्या करता है, अपना एक लॉक इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्शन कर देता है, ठीक। और ये डिजिटल साइंड डॉक्यूमेंट्स इसको भेज देता है, और ये क्या करेगा, ये ऐसे भेजते हुए सबसे पहले पब्लिक की से इस लॉक को मैच कराएगा जो भेजा गया है, ठीक है। और इस लॉक को मैच होते ही फाइल खुलेगी, अदरवाइज नहीं खुलेगी, क्योंकि बीच में चोरी होने का कोई भी चांस ना बने, इसके लिए ये सिस्टम लाया गया था डिजिटल सिग्नेचर का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और इसमें जो है सबसे खास बात ये है कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब इसमें जो है आपको एबीसीडी भी मिलेगी, और न्यूमेरिक का मतलब नंबर भी मिलेंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने रेड में जो है नंबर लिख रखे हैं, और यहाँ पे ये क्या है, सब अल्फ़ाबेट है। तो इस तरह से कोड होता है जो मैच करेगा तभी जो है आपकी फाइल खुलेगी। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर अलग चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलग चीज़ है। तो यहाँ जो है आपसे क्या पूछ रहा है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो इसको बताना है। इसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है, मतलब किस तरह से प्रमाणीकरण होगा। तो प्रमाणीकरण तभी होगा ना जब कोई रिसीवर उसको अपने द्वारा रिसीव करेगा, तो वो प्रमाणित तभी होगी जब वो पब्लिक की उस पे मैच करेगी, यानी उसकी जो प्राइवेट की है वो पब्लिक की से मैच कर जाए, तभी जो है फाइल खुलेगी। और इसका सबसे अच्छा चीज़ ये है, सबसे अच्छी प्रमाणीकरण की जो है उदाहरण ये है कि ये फाइल जिसको भेजी गई है ठीक उसी के पास पहुंचती है, बीच में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो उसको चुरा ले। इसलिए काफ़ी चर्चा में था। और आगे पूछ रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर के प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताओं को बताइए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। बोला 3 आयामी यानी 3D मुद्रण तकनीकी। आपने सुना होगा 3D प्रिंटिंग, ठीक वही है, ठीक है। अगर आप जो है इसको इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक। यहाँ हिंदी में लिखा है 3D मुद्रण तकनीकी। तो 3 आयामी या 3D मुद्रण तकनीकी किस प्रकार कार्य करती है। अब आपको 3D प्रिंटिंग सिस्टम आना चाहिए, 3D
टेक्नोलॉजी जो है वो पता होगी तभी आप लिख पाओगे कि किस तरह से काम करती है। इस तकनीकी का लाभ और हानियाँ सूचीबद्ध कीजिए, मतलब कुल मिला के आपसे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो 3D प्रिंटिंग सब पहले पता होना चाहिए कि 3D है क्या? अब आपको लग रहा होगा कि सर जो है फ़ोटोकॉपी हम लोग जो निकलवाते हैं, वो तो 2D में होता है और 3D का मतलब होता है कि उसी पेपर में 3D कोई आकृति बनी हो, तो वो 3D नहीं होता, ठीक है? वो तो 3D एक तरीके से चित्र हो गया, जो आपको उसको हम बोल देते हैं 3D इल्यूज़न, मतलब वो 2D का मतलब होता है सीधा दिखना और उसी चित्र को हम जैसे मान लीजिए हम सेब बना रहे हैं, ठीक है? मैंने सेब बनाया ये, ठीक है? ये सेब हमने बना दिया। अब आपको ये कैसा दिख रहा है 2D, लेकिन हम इसी में कुछ जो है छाया लगा दें, कुछ लगा दें, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको 3D जैसा दिखने लगा, तो ये 3D प्रिंटिंग नहीं हुआ। ये क्या हुआ 3D इल्यूज़न, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये 3D है, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये सेब के तरीके यूज़ नहीं हो पाएगा। 3D प्रिंटिंग समझना है तो ये समझो। मान लीजिए हमें कोई खिलौना बनाना है, ठीक है? अभी मैं पूरा बताऊँगा ये क्या है, ये क्या है। ये 3D प्रिंटिंग मशीन है। अब ये इस खिलौने को डिजिटली रूप से ये कह सकते हो प्रिंटिंग रूप में बिल्कुल बना के दे देगा, जिस खिलौने को आप पकड़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? लेकिन पेपर में वो चीज़ बन तो जाएगी लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ इन्होंने खरगोश बना दिया। ये है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो जो हमको हेलमेट चाहिए तो तुरंत हमने जो क्या किया 3D सिस्टम में हमने कंप्यूटर में 3D प्रिंटिंग का पूरा सिस्टम बना दिया कि मुझे हेलमेट बना के दो, तो वो पूरा मटेरियल यूज करके एक अच्छा हेलमेट बना के देगा देगा जो यूज करने लायक होगा, ठीक? तो यही है 3D प्रिंटिंग। और इसका जो है यहाँ पे बोल रहा था इस तकनीकी के लाभ क्या हैं? तो लाभ तो बहुत सारे हैं कि जल्दी काम हो जाता है ना? और जल्दी से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, समय पे मिल जाती हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, जो स्थानीय रोज़गार है, अब मान लीजिए खरगोश होता है ये, जो हाथ से बनाया गया हैंडमेड है, ठीक? अब इसको अगर हम जो 3D प्रिंटिंग में बनवा लें, तो जो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं, उनका रोज़गार छिन जाएगा, तो ये इसकी हानि भी है। तो इस तरह से बहुत सारी हानियाँ हैं, आपको देखना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताया जाता, बल्कि क्वेश्चन को समझाया जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 3D प्रिंटिंग एक्चुअल में है क्या? और इसी के बारे में यूपीएससी ने 2013 में पूछा है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। कोई चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर आप लोग कमेंट किया कीजिए कि सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए। तो हम लोग अगली जो सीरीज़ में या अगले वीडियो में इसको फिर से लेकर के आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। 17 नंबर में भी देखो 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है? ये सारी देखो जीएस पेपर थर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो साइंस एंड टेक में जो काफ़ी चर्चा में होती हैं चीज़ें, उनसे यूपीएससी क्वेश्चंस बना देता है। तो आपको एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है? अब यहाँ पे यूपीएससी ने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, लेकिन जब कोई चीज़ चर्चा में हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म ही बहुत होता है। आपको पता होना चाहिए। आपको आपसे कोई कहता है यूएन क्या है? तो आपको पता होगा ना कि यूएन क्या है। अब इसको बताने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है कि यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन क्या होता है। आपको ऑलरेडी पता है कि यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। तो जो चीज़ काफ़ी चर्चा में होगी तो आपको पहले से चीज़ें पता होंगी। हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो एफआरपी, लेकिन इसका मेन जो काफ़ी चर्चित नाम है उसका पूरा फुल फॉर्म आपको नाम पता होना चाहिए। तो एफआरपी यहाँ मैंने लिख दिया है, फाइबर रीइंफोर्स्ड। अब यहाँ रीइंफोर्स्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो है आगे लिखा है पॉलीमर। ये थोड़ा-सा पढ़ने में आपको हो सकता है कि असुविधा होती है, अगर अब मैं ये कलर ना करता तो आपको भी दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने इसको आराम से लिख दिया कि आसानी से आप समझ जाओ। अभी मैं बताता हूँ क्या है। तो यूपीएससी ने क्या पूछा कि एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है? उनका उत्पादन कैसे होता है? विमानन और कार उद्योग में उनके उपयोग की विवेचना कीजिए। अब जैसे विमान और कार उद्योग आया तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो प्लास्टिक्स टाइप की होगी या कोई पदार्थ होगा, है ना? मतलब मन में आया कि नहीं आया? पदार्थ भी लिखा हुआ है। एक मिश्रित पदार्थ, ठीक? और ये कार और विमान में यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जो मटेरियल टाइप की होगी। तो इतना तो आपको यूपीएससी मतलब हिंट दे देता है कि आप अगर नहीं भी पढ़े होगे तो थोड़ा बहुत बना के भी लिखोगे तो आराम से 100 शब्द में पूछा है क्वेश्चन, 100 शब्द में, तो आराम से आप 80 से 90 शब्द लिख लोगे, ठीक है? इसलिए कभी भी यूपीएससी जब भी क्वेश्चन दे तो पूरा पढ़ा करो और घबराना नहीं कि सर एफआरपी मुझे पता ही नहीं है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे, है ना? जैसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपके चक्षु खुल जाएँगे और खुलेंगे तो आप आंसर लिख पाओगे। तो एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है? फाइबर, एफ से फाइबर हो गया, आर से आपका हो गया रीइंफोर्स्ड और पॉलीमर यानी प्लास्टिक, ठीक है? तो एक तरीके के प्लास्टिक होता है जिसमें फाइबर यूज़ होता है। आपने आज मतलब आजकल जो यूज़ हो रहे हैं अ, प्लास्टिक सरिया जिसको बोल देते हैं। आपने लोहे की सरिया देखी होगी, लेकिन प्लास्टिक की सरिया देखी है? आजकल काफ़ी जो है आप देखोगे कि सड़क निर्माण में या पुल निर्माण में उसका यूज़ बहुत हो रहा है। अगर इसको चित्र के माध्यम से देखना चाहो तो ये है फाइबर
और साथ में हमने पॉलीमर मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक लेयर लगा दी, फाइबर का मतलब हो गया धागे कई सारे, ठीक, और इनको एक साथ जोड़ करके एक प्लास्टिक के माध्यम से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये एक मजबूत प्लास्टिक बन गई। ये मजबूत प्लास्टिक इतनी मजबूत होती है कि ये जो लोहे की सरिया होती है उससे भी 3-4 गुना मजबूत होती है, ठीक है। तो यही है एफआरपी मिश्रित पदार्थ। तो आई थिंक आप समझे होगे, थोड़ा बहुत तो समझे होगे ना। तो एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है, यही पूछ रहा है यूपीएससी। उनका उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन पूछ रहा है किस प्रकार होता है, और विमानन और कार उद्योग में उनके उपयोग की विवेचना कीजिए। अब आपको पता होगा कि अगर लोहे की चीज़ें यूज करोगे, अगर एफआरबी ना होता तो हम क्या यूज करते, या तो लोहा यूज करते, या तो कॉपर यूज करते, या अलग कोई पदार्थ यूज करते हैं ना। तो लोहा अगर यूज करते तो लोहा तो भारी होता है बहुत ज़्यादा, है ना। और प्लास्टिक या फाइबर क्या होता है, हल्का होता है। तो इससे क्या होगा, विमान में अगर यूज करेंगे तो विमान क्या कर लेगा, विमान का वजन कम हो जाएगा, वजन कम होगा तो विमान आसानी से उड़ने में सक्षम होगा, ठीक है। कई दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। इसके अलावा कार उद्योग में अगर देखा जाए, अब कार में अगर लोहे की जगह हम फाइबर की यूज करें तो एक्सीडेंट जब होता है तो लोहे की चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं इंसान को भी। लेकिन अगर फाइबर होगा तो वो आसानी से चीज़ों को झेल जाएगा, है ना। तो इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, कहाँ पे, विमान का मतलब हो गया एरोप्लेन वगैरह बनाने में, एविएशन वगैरह में ना। और कार का मतलब आपका कार तो गाड़ी होगी। तो इन उद्योगों में इनका उपयोग खूब होता है। तो आई थिंक आप फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर समझ गए होंगे, और यहाँ मैंने इसके बारे में लिख भी दिया है। तो समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से कि एफआरबी मिश्रित पदार्थ क्या होता है। तो एफआरपी का पूरा नाम क्या है, फाइबर री इन्फोर्स्ड पॉलीमर, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया। सरल शब्दों में अगर परिभाषा कहें तो ये एक ऐसा कृत्रिम यानी मैन मेड पदार्थ है जो दो मुख्य चीजों से मिलकर बनता है। दो मुख्य चीजें कौन सी हैं, एक तो फाइबर हो गया, फाइबर आपका ये हो गया ना, फाइबर ये, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे ग्लास हो गया यानी कांच हो गया, कार्बन हो गया, ये इरामिड के पतले पतले जो धागे होते हैं या रेसे होते हैं, वो फाइबर है। और ये सामग्री को ताकत देते हैं, मतलब स्ट्रेंथ देते हैं। और दूसरा क्या हो गया आपका प्लास्टिक बेस, ये एक तरीके से कह सकते हो पहले चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को इस धागे के साथ मिला करके सुखा दो तो मजबूत चीज बन जाती है। तो ये पॉलीमर मैट्रिक्स क्या है, जैसे इपॉक्सी या रेजिन, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इपॉक्सी रेजिन क्या है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक बेस है। ये गोंद की तरह काम करता है जो सभी रेशों को आपस में बांध कर रखता है और उन्हें बाहरी मौसम से बचाता है। कुल मिला के आपको फाइबर में एक परत मिल जाएगी जो उसको मजबूती देगी, वही है क्या, प्लास्टिक बेस। तो आई थिंक आप एफआरपी के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, एफआरपी मिश्रित पदार्थ क्या होता है, उनका उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और विमान और कार उद्योग में इनका उपयोग कैसा है, इनकी विवेचना करना है, यानी डिस्कस करना है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला इसका पार्ट देखते हैं, जो दूसरा पार्ट है, जल वृष्टि पोषित नदी। अब हो सकता है हिंदी फिर से आपको कंफ्यूज करे, तो फिर तुरंत आप इंग्लिश में पढ़ो, रन ऑफ रिवर। जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं। अब रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना अगर आपने कभी पहले सुनी होगी तो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि रन ऑफ रिवर जो विद्युत परियोजना होती है वो किस तरह होती है। नॉर्मली हम लोग अगर जल से विद्युत पैदा करना हो तो हम लोग क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। एक हम लोग चित्र से समझते हैं, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। अब इस नदी के पानी को यूज करके हमें बिजली जनरेट करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डैम बनाना पड़ेगा बहुत सा बड़ा, फिर यहाँ पानी रोकना पड़ेगा, और पानी रोक करके फिर इस पानी को हम लोग ऊपर यानी ऊंचाई से टरबाइन पे गिराएंगे और बिजली पैदा करेंगे। तो इस पानी को रोकने की वजह से इस पूरे इलाके में जल भराव की स्थिति भी हो सकती है, या कभी डैम टूट गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह की चुनौतियां रहती हैं जब हम जो है पानी को रोकते हैं। लेकिन रन ऑफ द रिवर जो परियोजना है उसमें क्या ऐसे काम करता है कि जो पानी है, ये कह सकते हो जो नदी है, वो ऊंचाई से आ रही होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को हम लोग एक साइड से निकाल करके एक होल में डाल देते हैं, ठीक है। होल का मतलब एक सुरंग में, और उस सुरंग में टरबाइन पहले से लगी होती है इस तरह से, ठीक। और ये पानी यहाँ से यूज होगा और इस पानी को इससे टरबाइन घूम जाएगी अंदर ही अंदर, और ये पानी फिर से इधर नदी में मिला देंगे। तो ये जो व्यवस्था हो गई, ये क्या हो गई, रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना। इसमें हमें डैम नहीं बनाना पड़ा, ना हमें जो है पानी रोकना पड़ा, बहुत सारा जो पानी रोकना पड़ता है ना डैम बनाने के बाद। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमने पानी को रोका नहीं, ना हमें जो है बहुत सारे पेड़ काटने पड़े, क्योंकि डैम बनाना पड़ता है तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है पानी को रिस्टोर करने के लिए, पानी को रोकने के लिए। तो वहाँ पे फिर बहुत सारे जीव, ये कह सकते हो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल प्रभावित होते हैं, है ना। फिर वन भी काटे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ऊंचाई से आ रहे पानी को हम क्या कर रहे हैं, केवल उसकी दिशा चेंज करके उस पानी को यूज कर ले रहे हैं। उस पानी को यहाँ यूज कर लिया, उससे टरबाइन घुमा ली और इस पानी को वापस से जाने दे दिया। तो हमने ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ पे करनी है, ये कहाँ पे की है, जहाँ पे ऊंचाई है,
जहाँ से ऊंचाई से नदी आ रही हो, तो वहाँ हमने रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना बना ली। तो आई थिंक समझ गए होगे आप कि जल विद्युत परियोजना जो रन ऑफ द रिवर वाली सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, तो यही होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखोगे तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका दिख जाएगा रन ऑफ द रिवर का, चिनाब नदी पर जो दुल्हस्ती परियोजना है। ठीक, और दूसरा किशन गंगा नदी जो कि जम्मू कश्मीर में ही चिनाब नदी में, वो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं कैसी हैं, रन ऑफ द रिवर। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इसमें डैम नहीं बना रहे हैं, बल्कि पानी का यूज करके या पानी की दिशा को मोड़ करके हमने टरबाइन को घुमा लिया और उससे बिजली हमने पैदा कर लिया, उसको यूज कर लिया। ठीक, यहाँ पे कुल मिला के आपको जो नदी है उसकी जो गतिज ऊर्जा है, मतलब नदी की जो जल की या पानी की गतिज ऊर्जा है, ठीक, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, उसको हम यूज कर रहे हैं विद्युत बनाने में। ठीक है, तो आई थिंक चीजें समझ गए होगे आप। तो इसमें क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं कि जल वृष्टि पोषित नदी यानी रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वह किसी अन्य जल विद्युत परियोजना से किस प्रकार भिन्न है। जो अन्य विद्युत परियोजना है वो किस प्रकार से इससे भिन्न है, तो मैंने आपको भिन्नता बता भी दी कि अन्य जल विद्युत परियोजनाओं में क्या होता है, डैम बनाना पड़ता है या कोई और भी अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती हैं। अब आपको थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी खोजना है कि अन्य कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, एक तो मैंने रन ऑफ द रिवर यहाँ पूछा ही है, उसको भी बता दिया, और जो डैम बना करके हम लोग बिजली को पैदा करते हैं वो भी मैंने बताया, और दोनों में मैंने आपको अंतर भी समझा दिया। ठीक है, और भी आप देख लो एक दो, तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आप जीएस थ्री का सिलेबस उठाओगे तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी का है, फिर साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो यहाँ से आपको 18वां जो क्वेश्चन देख रहे हो तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो विपदा पूर्व प्रबंधन के लिए, विपदा पूर्व यानी आपदा से पहले मैनेजमेंट के लिए संवेदनशीलता, अब शब्दावली पे गौर कीजिएगा। ठीक है, संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण। ठीक, यहाँ पे 2 शब्दावलियां हैं, ध्यान से पढ़िए। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, विपदा या आपदा। ठीक है, आपदा पूर्व प्रबंधन यानी आपदा आने से पहले जो प्रबंधन करना है उसके लिए संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने सीधा पूछा है कि आपको मान लीजिए आपदा किसी क्षेत्र में आ रही है, तो आपको संवेदनशीलता दिखानी है तो किस तरह दिखाओगे। तो संवेदनशील वर्ग कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो। दूसरा, संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं। किसी क्षेत्र में अगर आपदा आ रही है बार बार तो संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा, यानी वल्नरेबल क्षेत्र हो जाएगा। तो संवेदनशीलता यही हो गई कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में कोई आपदा आती है, जैसे बाढ़ मान लो या भूकंप मान लो या आपका भूस्खलन मान लो, है ना, तो ऐसे क्षेत्र में सबसे पहले ये देखना है कि वो क्षेत्र कौन सा है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जहाँ हमेशा ये चीज़ें आती हैं। दूसरा, कि उस क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जो संवेदनशील हैं, जैसे बुजुर्ग। ठीक है, बुजुर्ग भी एक संवेदनशील वर्ग हो गया। अब आप एग्जाम्पल से इसको आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, बुजुर्ग हो गया, बच्चे हो गए, ठीक है, गरीब परिवार हो गया, आदिवासी हो गए, महिलाएं हो गई, है ना। तो ये आपके वर्ग कैसे हो जाएंगे, संवेदनशील वर्ग भी हो जाएंगे, संवेदनशील क्षेत्र भी हो जाएंगे। तो संवेदनशीलता होगी। जोखिम निर्धारण, अब इस क्षेत्र में कितना जोखिम हो सकता है इसका निर्धारण भी होना चाहिए। आप एक आईएएस अधिकारी बन रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपदा को मैनेज करने की। ठीक, तो आपके पास इतना तो मतलब दिमाग होना चाहिए ना कि कहाँ-कहाँ जो है आपदा आ रही है और किस तरह से उसका जोखिम का निर्धारण करना है कि कितना यहाँ पे जोखिम हो सकता है और कितना पैसा सरकार से हमें इस क्षेत्र में लगाने के लिए, ये यूज़ करने के लिए बोलना है। ठीक है? तो यही हो गया आपका जोखिम निर्धारण। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है। तो फिर से समझते हैं कि आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए संवेदनशीलता व जोखिम निर्धारण कितना महत्वपूर्ण है। प्रशासक के रूप में आप विपदा प्रबंधन प्रणाली या आपदा प्रबंधन प्रणाली में किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये क्यों महत्वपूर्ण है, संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एक जो सेंडाई फ्रेमवर्क बना था 2015 में, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। इसमें क्या है कि मतलब कि आपदा से पहले ही चीज़ों को ठीक करना है। पहले क्या होता था कि जब आपदा आ जाती थी, ठीक है, आपदा मान लो आ गई, उसके बाद हम लोग प्रबंधन करते थे, उसके बाद मैनेजमेंट करते थे। लेकिन सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या कहा गया कि आपदा आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि आपदा से पहले चीज़ों को ठीक करना है। उसी में आपका पहला क्या आ जाता है, संवेदनशीलता, जोखिम निर्धारण, ठीक है, बजट का निर्धारण कि किस तरह से हमें बजट को मैनेज करना है, ये सब सेंडाई फ्रेमवर्क में लिखा है। इसमें 7-8 टारगेट हैं, जिस तरह से हमने पेरिस समझौता पढ़ा है ना कि उसमें जो है एसडीजी गोल्स हैं 17, उसी तरह से सेंडाई फ्रेमवर्क है।
उसमें 7 लक्ष्य हैं कि किस तरह से हमको आपदा को मैनेज करना है। और ये कैसे आया था? ये ह्योगो फ्रेमवर्क है, उसके जगह पे आया था। ह्योगो फ्रेमवर्क में बहुत सारी कमियाँ थी, उसके स्थान पे हमने क्या किया, सेंडाई फ्रेमवर्क उसको अपनाया है। अब ये सेंडाई जो है जापान का एक शहर है, सेंडाई, ठीक है? जापान देश का एक शहर है, वहीं पे ये फ्रेमवर्क हुआ था 2015 में, और ये 2015 से 30 तक के लिए लागू है। तो भारत ने भी इसको अपनाया हुआ है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपदा से पहले चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि आपदा आ जाती है तो बहुत सारा जान-माल की हानि हो जाती है। तो उससे पहले हम चीज़ें ठीक कर लेंगे, तो हमारा बहुत सारा धन बच जाएगा, बहुत सारी जान बच जाएँगी, बहुत सारा जो है हमारा संसाधन जो बेकार चला जाता है वो बच जाएगा। तो आपदा पूर्व हमने चीज़ें को मैनेज किया और इसको ठीक कर लिया। तो प्रशासक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको उसी में लिखनी होती हैं। तो आई थिंक चीज़ें आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, ठीक है? और ये ज़रूर पढ़ लेना है सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? इसको आप नोट करके रख लो। हो सकता है अगली बार अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आप मेंशन करोगे तो जो यूपीएससी की कॉपी चेक करने वाला होगा वो प्रभावित होगा, ठीक है? कि आपने चीज़ें पढ़ी हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि 2005 का जो अधिनियम बना है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, उसी के थ्रू क्या बने हैं, बॉडी बनी है। एक तो बना है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसी तरह स्टेट में बनी एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बना है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसी का अध्यक्ष होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है। तो उसी के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, इसीलिए आपसे क्वेश्चंस पूछा भी गया है, ठीक है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस एक बार ज़रूर देखो, और इसके लिए जो-जो बताते हैं, जैसे आप सेंडाई फ्रेमवर्क बता दिया, तो इसको नोट करके रखो कि हो सकता है अगली बार यूपीएससी डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछे, तो हमें इनके लक्ष्य, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मेंशन करनी है। अच्छे से करनी है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी। किस तरह से कर की जाती है जानकारियों को मेंशन, वो आपको आना चाहिए। वो स्किल धीरे-धीरे ही डेवलप होगी, ठीक है? आगे चलते हैं। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे ना कि आपदा पूर्व प्रबंधन में के लिए संवेदनशीलता और जोखिम निर्धारण क्या है? और आगे आपसे क्वेश्चन पूछा प्रशासक के रूप में आप किस तरह से मैनेज करेंगे चीज़ों को, ठीक? आगे क्वेश्चन फिर से जो है आपका उससे संबंधित है। अब यहाँ देखिए, अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? अब बताओ मुझे कमेंट करके, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है या फिर एनवायरमेंटल इकोलॉजी का है? तो इसका एक परिणाम हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, क्योंकि मैन मेड है। अवैध खनन प्राकृतिक नहीं है, बल्कि जो है लोगों के द्वारा ही होता है, ठीक है? तो अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? तो इसका बहुत बड़ा पार्ट क्या है, पर्यावरण से जुड़ेगा, क्योंकि उसके वजह अवैध खनन से क्या होता है, बहुत सारे वन कट जाते हैं, बहुत सारे जो है वाइल्ड एनिमल है वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना? आगे बोला, कोयला खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अगर यहाँ हाँ नहीं को आप इंग्लिश में देखो, गो यानी जाना, और एंड नो गो यानी नहीं जाना। तो इसको समझने के लिए पहले तो आप समझ लो कि अवैध खनन के क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब अवैध तरीके से बिना किसी परमिशन के आप या कोई भी व्यक्ति खनन करता है तो उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो कोई भी ऐसी मापदंड को यूज़ नहीं करता जिसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। दूसरा, उसके अवैध खनन के कारण बहुत सारे वन कट सकते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल पशु-पक्षी प्रभावित हो सकते हैं, बहुत सारी जो है जनजातियाँ प्रभावित हो सकती हैं, है ना? तो ये सारे परिणाम होते हैं, ठीक? और दूसरा इसमें यही पूछ रहा है, कोयला खनन क्षेत्र जो होता है, उसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय कि गो एंड नो गो की अवधारणा की विवेचना कीजिए। मतलब ये गो और नो गो है क्या? क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये नो मतलब नो गो नहीं जाना है, जाना है, ठीक है? तो भारत सरकार ने 2013 में एक नियम लेकर के आई थी, क्योंकि जो पर्यावरण मंत्रालय है और जो वन मंत्रालय है, इनके बीच कोई ऐसी चीज़ें टकराव में ना हो, तो सरकार ने क्या किया था कि एक सिस्टम लेकर के आई थी कि हमें कहाँ पे अनुमति देनी है और कहाँ पे अनुमति नहीं देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, गो और नो गो की अवधारणा क्या है। यहाँ देखो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की गो और नो गो की अवधारणा क्या है। ये नीति पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा यानी कोयला मंत्रालय के बीच टकराव को सुलझाने के लिए वर्ष 2009 और 10 में लाई गई थी। आई थिंक मैंने ऊपर 2013 बोला था, तो उसको सुधार लीजिएगा, 2009 और 10 में लाई गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था, भारत के कोयला भंडार वाले वन क्षेत्रों का वर्गीकरण करना, ताकि पर्यावरण की रक्षा भी हो सके और उद्योगों को कोयला भी मिल सके। इसके तहत वनों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। पहला क्या है, नो गो। नो गो जोन क्या होता है, खनन की सख्त मनाही। यहाँ मतलब आप जो है खनन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, वे वन क्षेत्र जो बहुत घने हैं, यानी जहाँ 10% से अधिक वेटेज फॉरेस्ट कवर या 30% से अधिक ग्रास फॉरेस्ट कवर है, मतलब बहुत ज़्यादा घने वन हैं और जैव विविधता बहुत ज़्यादा समृद्ध है। वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु
बहुत अनेक तरह के पेड़-पौधे, बहुत सारी जैव विविधता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे 10% से ज़्यादा है, तो वहाँ पे सख्त मनाही है, नो गो ज़ोन है, ठीक है? नियम क्या है, इन क्षेत्रों को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए यहाँ कोयला खनन की मंजूरी यानी फॉरेस्ट क्लीयरेंस देने से साफ मना कर दिया गया है। अब आपका क्या करना है, आपको जो आज के नए नियम, क्योंकि सरकार ने बीच-बीच में बदले हैं ना नियम, उसको देखना है एक बार कि 23-24 में नियम शायद बदले थे, तो एक बार उसको कन्फर्म कर लीजिए, देख लीजिए कि आज के नियम क्या हैं, क्योंकि ये 2009-10 के नियम है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक? और दूसरा आपका गो ज़ोन का मतलब यहाँ अनुमति मिल जाएगी, खनन की अनुमति है। ये क्या है, वे क्षेत्र जो कम घने हैं, ये जंगलों का ह्रास हो चुका है, मतलब वहाँ पे जंगल नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में हम लोग कोयला खनन या कोई भी खनन कर सकते हैं, इसके लिए सरकार अनुमति दे देती है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे पर्यावरण के कानून वगैरह भी यहाँ लिखा है ना, इन क्षेत्रों में पर्यावरण और वन कानूनों का पालन करते हुए कोयला खनन के लिए मंजूरी दी जा सकती है, ठीक? तो आई थिंक समझ गए होंगे आपको, यहाँ पे अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं और ये 2 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि गो और नो गो क्या है, ठीक? आगे चलते हैं, हम लोग लास्ट क्वेश्चन है आज का। आई थिंक देखो, क्वेश्चंस में हो सकता है समय लग रहा हो, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आंसर में क्या-क्या लिखा जा सकता है, ठीक? तो आप क्वेश्चन समझ जाओगे धीरे-धीरे, तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और ये भी सीखोगे कि किस तरह से यूपीएससी और किस टॉपिक को यूपीएससी ज़्यादा प्रिविलेज देता है, ज़्यादा भाव देता है या ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय जल नीति की परिगणना कीजिए। परिगणना का मतलब एक तरीके से आपको इनुमरेट करना है, मतलब उसको बताना है कुल मिला के, ठीक है? गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए, उदाहरण भी गंगा नदी का लेना है, अन्य नदी का नहीं, ठीक है? तो गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए नदियों के जल प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे कुल मिला के आपको प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा है, ये भी आपका पर्यावरण टॉपिक से जुड़ेगा। आगे उसने फिर से पूछा है, भारत में खतरनाक अवशेषों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या-क्या वैधानिक प्रावधान हैं? यानी खतरनाक अवशेष क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उससे धुआँ निकल रहा है, उसमें बहुत सारी ऐसे गैसें निकल रही हैं, जो आस-पास के इलाके को प्रदूषित कर रही हैं और उसी उद्योग से ऐसे गंदा पानी भी निकल रहा है, जो नदियों को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए सरकार ने नियम भी तो बनाए हैं ना। तो राष्ट्रीय जल नीति आपको सबसे पहले बताना है, पहला तो आंसर यहाँ लिखना है, ठीक? अब यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन्स एक साथ पूछा है। पहला पार्ट देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक? फिर दूसरा पार्ट आपको उदाहरण लेना है गंगा नदी का, तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक पूछा है? यहाँ तक, की जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिए, यहाँ तक, ठीक है? मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखो पहला पार्ट यही पूछा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? इसको लिखना है आपको 50 से 70 शब्द में, 50 से 60 शब्द में। फिर दूसरा पार्ट यहाँ गंगा नदी से लेकर के यहाँ तक विवेचना कीजिए। इसको भी लिखना है 50 से 60 शब्द। फिर भारत में खतरनाक अवशेषों के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या-क्या वैधानिक प्रावधान है? मतलब वो आपको वैधानिक प्रावधान पता होना चाहिए। तो वो लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे 3 प्रश्न एक साथ पूछा है और 200 शब्दों का क्वेश्चन है, तो आपको कितना-कितना लिखना चाहिए? 70 इसमें लिख लिया, 70 इसमें लिख लिया, 60 इसमें लिख लिया, ठीक है? वैधानिक प्रावधान बता दिए। तो मोटा-मोटा आपको चीज़ें समझ में आएँगी तो आप कर पाओगे। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। इसमें आपको राष्ट्रीय जल नीति पता होना चाहिए पहली बात। दूसरा आपको गंगा नदी का उदाहरण लेते हुए प्रदूषण के लिए, यानी जल प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जो अंगीकृत की जाने वाली रणनीतियाँ हैं, मतलब जो रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, किसके लिए? जल प्रदूषण और उसके आस-पास के प्रबंधन के लिए क्या-क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, उसको बताना है, ठीक? और भारत में खतरनाक अवशेष के प्रबंधन और संचालन के लिए क्या-क्या वैधानिक प्रावधान है, क्या-क्या रेगुलेशंस हैं, वो बताने हैं। यानी यहाँ पे लिखा है ना, लीगल प्रोविजंस बताने हैं, ठीक है? यानी वैधानिक प्रावधान बताने हैं। तो आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और हम जैसा बताते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन्स पूछे, वो सारे टॉपिक एक जगह बता देते हैं। अब यहाँ हमने जो पार्ट 4 है, इसके कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो शुरू के आप देखोगे 2 क्वेश्चंस, 2 पार्ट थे ना, का, खा, ये 9वां था, 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर था ना, देख लो एक बार, 16 नंबर था, आई थिंक, हाँ, 16 नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं आपको। 16 नंबर में 2 पार्ट थे, तो पहला पूछा उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर और दूसरा पूछा आपका 3D, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। दूसरा फिर से पूछा 17 नंबर क्वेश्चन में एफआरपी मिश्रित पदार्थ और अगला पूछा आपका रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किसमें बदल रहे हैं? यानी गतिज ऊर्जा को बदल रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला विषय जुड़ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन्स आपके 2 पार्ट में थे, ठीक? इसी तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या पूछा? आपदा पूर्व प्रबंधन या विपदा पूर्व प्रबंधन पूछा है।
और इसी में आपको क्या आना चाहिए, ये जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया था कौन सा, ये सेंडाई फ्रेमवर्क, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसी के लिए बना है, आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चंस पूछे एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी से। तो अवैध खनन के परिणाम क्या हो सकते हैं? अगला पूछा राष्ट्रीय जल नीति और खतरनाक अवशेषों के प्रबंधन और संचालन से संबंधित वैधानिक प्रावधान। तो ये आपको टॉपिक पूछे हैं यूपीएससी ने, इसको नोट करते जाओ आप। ये तो स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और थोड़ा सा वेट करना, मैं लास्ट में सारे टॉपिक बता दूंगा आपको एक जगह, 2013 से लेकर के 2026 तक। ठीक है, कि कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी मेंस होने वाला है ना 21 अगस्त से, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है आज के समय में। हम लोग पीछे से चल के आ रहे हैं, अभी हम धीमे चल रहे हैं लेकिन थोड़ा स्पीड में पकड़ेंगे। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक। तो अगले पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे 5वें पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कोई भी कमी समस्या हो तो हमें जरूर जो है कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।